बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसकी मदद से हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी कैसे हम उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की जो इक्वेशन है। तो पहले हम उसी तरह एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज of all molecules divided by the total number of molecules of the gas। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो पहले भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी कि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को सम कर दें और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें। जैसे ये क्वेश्चन लिखी है C1, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, C3 की C3 है, इस तरह n टोटल मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 मॉलिक्यूल सपोज, तो ये 100 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है सॉरी, सबको ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी उससे डिवाइड कर देंगे। इसको समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा साइन ऑफ समेशन है, सी आई का मतलब है 1 2 3 सबको ऐड कर, इसका मतलब जमा करो, किसको जमा करो, सी 1 2 3 4 सबको जमा कर दो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म में इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n बाहर आ जाएगा और इस सी वेलोसिटीज़ की हम सब मिले इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये डी एन सी जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी c, तो इसकी c वेलोसिटीज़ तमाम मॉलिक्यूल्स की जो है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कि जो उसकी वेलोसिटीज़ की रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n हम बाहर लिखा था अंदर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास dc/n, ये हमने मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो लास्ट 2 इक्वेशन की थी उसकी सेकंड लॉ इक्वेशन जो है वो यहाँ से dnc/n की वैल्यू ये आ जाएगी। हमने जो लास्ट क्वेश्चन की थी उसमें ये डी सी इस तरफ था, ठीक है, और इस तरफ के टी को हमने चेंज किया था, आपको याद होगा आर से एम से एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, ये उससे पहले वाला स्टेप है। तो ये डी एन सी और एन की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखें ये सी स्केयर पहले से है और ये सी पहले से है, ये सी स्केयर जब नया आएगा तो सी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद देख लें आप कि हमने क्या किया है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये जो डी एन सी और एन की वैल्यू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, ये सी स्केयर इस सी से मिलकर सी क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन वैसी रहेगी। उसके बाद हमने बेटा क्या किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है जो हमने पहले भी किया था, लेकिन पहले मैंने डायरेक्ट किया था, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये तफसील से समझा दूँ। ये m ऊपर है, इस m को बेटा हम नीचे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, m दोबारा ऊपर आ जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्यों किया है, इसी तरह यहाँ भी ऐसे किया है, ये जो m ऊपर है इसको kt के नीचे ले गए हैं, 2kt के नीचे, तो कर सकते हैं ऐसा क्योंकि ये वापस ऊपर आ जाएगा, मैथमेटिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों किया है, क्योंकि अल्फ़ा स्केयर की आपको याद होगा हमने वैल्यू पुट की थी 2kt/m होता है, क्या होता है 2kt/m, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2kt/m ये मौजूद है। इसकी जगह बेटा हम इसको इसलिए कहता है कि ये अल्फ़ा स्केयर यहाँ पे इसकी जगह पे हम लगा सकें, ये देखिए अल्फ़ा स्केयर लगा दिया है। इस तरह यहाँ भी 2kt/m है, इसकी जगह भी हम ये अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि हमने मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का जो हमारा पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने किया था। अब ये अल्फ़ा स्केयर लगा दिया। अब अगला स्टेप फिर ये सारी इक्वेशन हमने पहले भी आपको याद आया था, इंटीग्रेशन आई थी, तो मैंने कहा था इसको डायरेक्ट याद करना है। इसका आंसर क्या होता है बेटा, α⁴/2। अगर इसको कैलकुलेट करने बैठे तो ये काफ़ी लंबी डेरिवेशन, जितनी कि हमने की है इससे भी ज़्यादा काम इस पर करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि वो हमारे सही नहीं है सिलेबस का, इसलिए ये सिर्फ हम मैथ की इक्वेशन को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो α⁴/2 यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, इस जगह पे सारे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, α⁴/2, ठीक है। आगे बस सिंप्लीफिकेशन, अगर और से आप देखें 4π एज इट इज़ आ गया। अब ये पाई की पावर 3/2 अलग कर दी, अल्फ़ा स्केयर की पावर 3/2 अलग कर दी, और कुछ भी नहीं किया। फिर आगे क्या किया, ये 2 to the 4 2 आ गया, ठीक है। ये अल्फ़ा की पावर 4 है, ठीक है। ये कैसे रेंज हुई है देखें ज़रा, ये अल्फ़ा की पावर 2 से कट गया, अल्फ़ा की पावर 3 बची, ये अल्फ़ा की पावर 3 ऊपर जाके अल्फ़ा की 4 में से माइनस होगी तो सिर्फ अल्फ़ा की पावर 1 बच जाएगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन समझ लें सारी हो गई है। उसके बाद इधर बचा पाई की पावर 3/2, पाई की पावर 3/2 में से इसकी पाई की पावर क्या 1, ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा, 3/2 - 1, तो और कुछ भी नहीं किया। अब ये 2 अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया, इसकी 3/2 में से -1 करेंगे तो पाई की पावर 1/2 आएगी, और पाई की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया है,
कि हमारे पास अल्फ़ा की ये वैल्यू दोबारा अल्फ़ा स्केयर की ये वैल्यू थी ना, और अल्फ़ा की निकालेंगे तो स्केयर रूट आ जाएगा, बस वो यहाँ लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। फिर ये 2 स्केयर रूट से बाहर है, अगर अंदर लेके जाना चाहें तो हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा लिखने से ये अगर इसको हम बाहर लेके आएंगे फिर 2 ही इसका आंसर आएगा। ये बच्चों ने मैट्रिक में मैथ्स में पढ़ा हुआ है आपने कि स्केयर रूट से बाहर कोई वैल्यू हो उसको अंदर लेके जाना, उसको 2 दफ़ा लिखते हैं। 2 × 2 क्या हो जाएगा बेटा, 8 KT/πm आना था। लेकिन मैंने आपको याद होगा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने n से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया था नीचे भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये kn हो जाता है r के बराबर, और जो mn होता है वो कैपिटल M मोलर मैस के बराबर आ जाता है। तो kn की जगह r आ गया, और ये जो mn है इसकी जगह कैपिटल M मोलर मैस आ गया। उसके बाद ये 8 और पाई को सॉल्व करें और उसका स्केयर रूट लें तो आंसर आ जाता है 1.59 RT/m। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो मैस के साथ इसका क्या रिलेशन है, इन्वर्स। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, और जितना टेम्परेचर का स्केयर रूट के साथ बढ़ता जाएगा उतनी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये एवरेज वेलोसिटी की डेरिवेशन बेटा अलग से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करें और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो ये 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है वो कितनी डेरिवेशन पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पिछले लेक्चर अगर कनेक्टिविटी में किए होंगे तभी ये आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ स्टेप्स यार ये टोटल मैथमेटिक्स का पोर्शन है ऑलमोस्ट, तो इसमें कुछ स्टेप्स आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं, कुछ तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने की है लेकिन कुछ एडवांस आ जाती है उसको हमें डायरेक्ट याद करना पड़ता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।